हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीओपी 27 के बारे में। हाल ही के दिनों में हमारे पास सीओपी 27 जो है वो संपन्न हुई है। कहां पर? हमारे पास शर्म अल शेख में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होती है जिस पर पूरे विश्व की जो निगाहें हैं वो लगी होती हैं। इंडिया की तरफ से आपको पता होगा, जो भूपेंद्र यादव हैं, इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। तो ये मीटिंग में क्या अहम कंक्लूजन हमें देखने को मिले, क्या महत्वपूर्ण बातें हुई, आज के इस वीडियो में उसी सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सीओपी 27 है, जो इस साल की 2022 की क्लाइमेट चेंज की मीटिंग है, वो कहां हुई है? ये हुई है हमारे पास शर्म अल शेख में, जो कि है इजिप्ट में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप सीओपी के बारे में नहीं जानते तो ये सीओपी है क्या? इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। हमारे पास ये देखिए कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत हमारे पास ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो रखी जाती हैं। इनका मेन एजेंडा क्या होता है? यहां पर कंट्रीज को बुलाया जाता है, उनकी प्रोग्रेस के बारे में बात की जाती है, टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। अब आसान भाषा में अगर समझे कि क्लाइमेट चेंज क्या है, हमने पिछले कुछ टाइम पीरियड में ये देखा है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन पिछले कुछ टाइम पीरियड में हमने ये देखा है कि हमारे पास टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, हमारे ज्यादा एमिशंस की वजह से, ह्यूमंस की एक्टिविटी की वजह से ग्लेशियर्स बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं और अर्थ के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। वेदर फिनोमिना जो हैं वो हमारे पास चेंज हो रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट में बदलाव देखने को मिल रहा है और साथ ही हमें इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो सभी कंट्रीज को एक ग्लोबली एक टारगेट मिले हुए हैं कि वो अपने क्लाइमेट एक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं और एमिशंस को रिड्यूस करने की कोशिश करें। तो यहां पर आप देखिए कि जो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, पहली इस तरह की मीटिंग हुई थी, वो बर्लिन जर्मनी में हुई थी 1995 में, 1995 में। हर साल जो है इसकी मीटिंग होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2021 की मीटिंग, ठीक है, 2021 की जो मीटिंग थी वो कहां हुई थी? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड यानी कि यूके की तरफ से वो मीटिंग होस्ट की गई थी। इस बार की जो मीटिंग है शर्म अल शेख में हुई है। नेक्स्ट ईयर की जो मीटिंग यानी कि 2023 की जो मीटिंग है सीओपी 28, वो कौन होस्ट करेगा? वो दुबई होस्ट करेगा। दुबई बेसिकली पार्ट ऑफ एमिरेट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो हर साल जो है क्या होता है कि कोई ना कोई कंट्रीज मीटिंग को होस्ट करती है। ये रीजन वाइज मीटिंग होस्ट होती है। हमारे पास एक्चुअली क्या है कि सीओपी के वेन्यू के लिए हमारे पास जो यूनाइटेड नेशन है वो रीजन्स को आइडेंटिफाई करके रीजन्स में जो मीटिंग होस्टिंग राइट्स है वो रोटेट करता है। तो जो 5 रीजन्स है वो है अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन एंड वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स। तो इस तरह से इन 5 रीजन्स में जो हमारे पास आप कह सकते हैं जो मीटिंग राइट्स हैं वो रोटेट किए जाते हैं। तो ये सवाल भी आपसे पूछा सकता है कि अगले साल की जो मीटिंग है वो कहां होगी? इस साल की मीटिंग के बारे में तो सवाल बनता ही है। तो यहां पर आप देखिए कि मीटिंग में इस बार क्या बात हुई। बात की गई कि जो एनर्जी क्राइसिस है पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिल रहे हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से एनर्जी क्राइसिस भी पूरे विश्व में बढ़ गए हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन, जो हमारे पास हीट को ट्रैप करती है ग्रीन हाउस गैसेस, उनकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती हुई जा रही है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो सीओपी 27 में बात की गई है सॉलिडेरिटी अमंग द मेंबर कंट्रीज की, मेंबर कंट्रीज आपस में एक साथ मिलजुल कर काम करें। साथ ही हमारे पास जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके ऊपर कितना अच्छे से काम हो रहा है उसके ऊपर भी बात की गई है। अब ये जो पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज था, हमारे पास सीओपी जो हमारे पास कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पेरिस में हुई थी, ठीक है, तो उस मीटिंग के अंदर बहुत सारे टारगेट्स रखे गए थे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण टारगेट थे पूरे वर्ल्ड के लिए। इसमें आपको जो टारगेट याद रखना है, जो पेपर पॉइंट से रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट है, कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत क्या बात की गई थी कि सभी कंट्रीज मिलकर काम करेंगी और ग्लोबल टेम्परेचर हमारे पास जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसको 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगी एट द एंड ऑफ द सेंचुरी। कि जब सेंचुरी खत्म होगी तो जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज्यादा ना बढ़े। कोशिश की जाएगी कि उसको हमारे पास 1.5 डिग्री तक ही रोक दिया जाए। मतलब कि जो बढ़ेगा तो है, ये तो इनएविटेबल है, मतलब बढ़ना तो तय है, लेकिन 1.5 डिग्री बढ़े तो बहुत अच्छा, अगर ज्यादा से ज्यादा भी जाए तो 2 डिग्री तक जाए, उससे ऊपर ना बढ़े जब सेंचुरी खत्म। उसके लिए सभी कंट्रीज को मिलकर काम करना पड़ेगा। ये था हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। और यहां पर आपको इसीलिए सभी कंट्रीज जो है वो कंट्रीब्यूशन देंगी, अपने कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करेंगी। और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है, एनडीसी जो है, वो हमारे पास इसको लेकर रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो ये आप याद रखेगा कि पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट क्या था। टारगेट आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। अभी जो सीओपी 27 में जिन मुद्दों के ऊपर बात की गई वो बेहद अहम है,
बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात की गई है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कि हमारे पास अभी, हाँ जी, 2022 में ही टेम्परेचर ऑलरेडी हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1.5 डिग्री ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, सेंचुरी के एंड तक 1 डिग्री ऑलरेडी बढ़ चुका है। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर। जैसे आपने पाकिस्तान में भी फ्लड देखा था, ऐसा फ्लड पाकिस्तान ने कई दशकों से नहीं देखा था, इतना खतरनाक फ्लड आया। और आप समझ के चलिए कि ऐसे फ्लड जो हैं, ऐसे जो इवेंट्स हैं, कहीं पर नदी सूख जाना, कहीं पर लेक का बिल्कुल ड्राई हो जाना, ऐसे जो इवेंट्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट हो गए हैं। इसका रीजन जो है बताया जा रहा है वो क्लाइमेट चेंज है। और जो हमारे पास वीकर इकोनॉमीज हैं, जो कमजोर अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो पर्याप्त उनके पास संसाधन अवेलेबल भी नहीं होते कि वो इस चीज का सामना कर सके। अब यहां पर जो तीसरा पॉइंट बताया गया है कि अगर इसी तरह से सब कुछ चलता रहा जैसे अभी चल रहा है, मतलब क्लाइमेट चेंज को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो हमारे पास जो सेंचुरी एंड तक जो टेम्परेचर राइज होगा दैट इज 2.8 डिग्री। मतलब कि कहा हम बात कर रहे हैं कि 2 डिग्री से कम होना चाहिए, 1.5 डिग्री तक रहना चाहिए, 2.8 डिग्री हो जाएगा अगर इसी तरह से सब कुछ चलता रहा, कार्बन एमिशन ऐसे ही चलते रहे। और अगर आप चाहते हो कि 1.5 डिग्री से ज्यादा सेंचुरी के एंड तक टेम्परेचर ना बढ़े, मतलब सिर्फ 1.5 डिग्री ही बढ़े, तो सभी को अपने कार्बन एमिशन, पूरे वर्ल्ड को अपने कार्बन एमिशन 45% तक रिड्यूस करने पड़ेंगे बाय 2030। 45% तक रिडक्शन करनी पड़ेगी बाय 2030 और 2050 तक नेट जीरो एमिशन का टारगेट आपको अचीव करना पड़ेगा। कई कंट्रीज ने अपने लिए नेट जीरो एमिशन का टारगेट रखा भी है 2050 तक का, जैसे यूएसए, लेकिन इंडिया उसमें अभी शामिल नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी होगी स्टूडेंट्स, जो बहुत ही अहम है आप लोगों के लिए, वो है लॉस एंड डैमेज। COP27 इंक्लूड लॉस एंड डैमेज इन देयर मेन एजेंडा। सबसे मेन एजेंडा में जो चीज हमें देखने को मिली वो है लॉस एंड डैमेज। अब ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहां से आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। लॉस एंड डैमेज क्या है? यहां पर क्या होता है, देखो, अब पूरे वर्ल्ड में जो अभी पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, तो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? डेवलप्ड कंट्रीज का। क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े कारखाने लगाए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई, जैसे यूएस है, इंग्लैंड है, हमारे पास फ्रांस है। ठीक है, इन्होंने बड़े बड़े कारखाने लगाए, पूरे वर्ल्ड को पल्यूट कर दिया। नुकसान कौन भुगत रहा है, खामियाजा कौन भुगत रहा है? गरीब देश, जैसे पाकिस्तान में भी बाढ़ आ गई, अफ्रीका के गरीब देश। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डेवलप्ड नेशन की कि ऐसे देशों को वो पैसा दे जिन्होंने कार्बन एमिशन बेचारों ने किया नहीं है उतना, लेकिन वो खामियाजा भुगत रहे हैं। सो इट रेफर्स द कॉस्ट ऑफ द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज शुड पे टू द पुअरर कंट्री, ताकि वो अपने क्लाइमेट इवेंट से, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट से, उनसे निपट सकें और साथ ही अपने यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए काम कर सकें। मान लीजिए जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब, बेसिकली जो गरीब नेशन है, पुअर नेशन है, उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपने यहाँ रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को लेकर काम कर सके, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो ये रिच कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फंडिंग अवेलेबल कराएं और फिर उस फंडिंग का इस्तेमाल करके जो ये हमारे पास देश है वो हमारे पास कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर सके। तो दैट इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉस एंड डैमेज का पहला पॉइंट। इसमें एक और प्रिंसिपल आता है लॉस एंड डैमेज में, पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। अब ये पोल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या है ये भी समझ लीजिए। इट इज द पोल्यूटर लाइबल फॉर पेइंग नॉट जस्ट फॉर द रेमिडियल एक्शन, जो आपने गलतियां की हैं उसके लिए ही पे नहीं करोगे, बट ऑल्सो फॉर कंपनसेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय देयर एक्शन। जो आपकी लोगों से, आपकी वजह से आपने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया उसके लिए तो आप पे करोगे ही करोगे, लेकिन आपकी वजह से जो लोग विक्टिम बने हैं, जिन्होंने सफर किया है, उसके लिए भी पे करना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज नोन टू बी द पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा न्यूज में था COP27 में। यानी कि यहां पर जो डेवलप्ड नेशंस है उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो वीकर नेशंस को मनी अवेलेबल कराएं, क्योंकि ये जो अर्थ में जो पूरा पोल्यूशन हुआ है सबसे बड़ा उनका ही कंट्रीब्यूशन है, सबसे बुरी तरह लेवल पर उन्होंने ही अर्थ को पोल्यूट किया है। एक इसमें आपको एक और याद रखना पड़ेगा, वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म, WIM। इसमें क्या होता है? फॉर लॉस एंड डैमेज 2013 में आया था विम। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट थी पूरे वर्ल्ड की कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्लाइमेट डिजास्टर से जूझ रही हैं और उनको हमारे पास कंपनसेशन मिलना चाहिए बाय द डेवलप्ड कंट्री। तो आपसे एक प्री में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि सबसे पहला एक्नॉलेजमेंट कहां देखने को मिलता है? लॉस एंड डैमेज थ्योरी में। तो आपने याद रखना है वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म, जो हमारे पास कब आया था? 2013 में। ये पहला एक्नॉलेजमेंट था इन द लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म। तो मुझे लगता है कि ये लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म आप समझ गए होंगे। इंडिया का क्या स्टांस है इस सब पे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हुई थी इंडिया की तरफ से, जो बातें कही गई थी, वो लास्ट क्लाइमेट चेंज मीटिंग में थी। आपको बता दूं कि यहां पर इंडिया ने पंच अमृत जो है उसकी बात की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक है, यहां पर इंडिया ने क्या कहा कि 2030 तक इंडिया
500 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस करेगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद इंडिया 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल करेगा, ये बात इंडिया ने कही। इंडिया 1 बिलियन कार्बन एमिशन रिड्यूस करेगा 2030 तक। ये सारे क्वेश्चंस हैं। रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी बाय 40% बाय 2030, और इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिशन बन जाएगा 2070 तक। जो डेवलप्ड कंट्रीज बात कर रहे हैं कि 2050 तक वो नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लेंगे, जैसे यूएस ने क्या कहा कि 2050 तक यूएस नेट जीरो कार्बन एमिशन बन जाएगा। चाइना का कहना है 2060 तक, इंडिया ने कहा है 2070 तक। ठीक है, सो इंडिया बिकेम सेट टू बिकेम नेट जीरो एमिटर बाय 2070। तो ये चीज भी हम याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन ये सब आसान नहीं होने वाला। इंडिया ने अभी सीओपी 27 में क्या कहा है कि अगर इंडिया जो अपने टारगेट्स जो उसने कहा है कि वो अचीव करेगा 2030 तक, अगर उनको अचीव करना चाहता है तो इंडिया को इस सब के लिए 2030 तक 85 ट्रिलियन रुपीस जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। ह्यूमंगस अमाउंट है। अब आप सोच के देखिए, हमारे जैसे देश के पास क्या इतनी ज्यादा अमाउंट अवेलेबल है? तो इस सब में वर्ल्ड के बाकी देशों को कहीं ना कहीं भारत के साथ आना पड़ेगा, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि उन्होंने ही इस वर्ल्ड को ऐसा बनाया है जिसकी वजह से पूरा आज वर्ल्ड सफर कर रहा है। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे बड़े लेवल पर पॉल्यूशन क्रिएट किया है। तो आने वाले टाइम में देखना ये होगा कि भारत कैसे इन चैलेंजेस से निपटता है, कैसे फंडिंग को मोबिलाइज करता है, और कैसे अपने कहे गए टारगेट्स को अचीव करता है। तो ये था हमारे पास सीओपी 27 का एक पूरा एनालिसिस। तो उम्मीद करता हूं कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।